जी, सलामती और आफ़ियत हो। हम पाकिस्तान स्टडीज़ को लेके चलने लगे हैं, जो कि सीएसएस और पीएमएस के सिलेबस के मुताबिक होगी। यही अब पाकिस्तान स्टडीज़ दूसरे इम्तिहानात में भी, क्योंकि टॉपिक तो सेम ही है ना, तो दूसरे इम्तिहानात में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम सीएसएस, पीएमएस सेंट्रिक ही इसके सिलेबस को कवर करेंगे, ताकि हम बाद में बाद वाली चीज़ों को देख लें। हमने मुस्लिम रूल्स इन सब कॉन्टिनेंट, अगर आप पीएमएस का सबसे पहला देखेंगे और सीएसएस के भी जो सबसे पहले टेबल कंटेंट्स है, सिलेबस है, उसमें मुस्लिम रूल इन सब कॉन्टिनेंट को थोड़ा हम बहुत अहम सवाल नहीं है, क्योंकि इससे यूजुअली सवाल नहीं आता। अगर आता है तो जेनेरिक सा क्वेश्चन आता है, या उसका कंपैरिजन आता है, या उसके प्लसेस माइनसेस आते हैं। हम सिर्फ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से उसे देखेंगे। आफ्टर दैट जो है ना, वो आप खुद इसका एनालिसिस कर लेंगे, खुद इसको देख लेंगे कि आपने इसको कहाँ पे कैसे रखना है, और उस तरह से उसको देख लेंगे। प्लसेस माइनसेस आते हैं कभी भी, ये इस तरह से जेनेरिक हिस्टोरिकल बेस्ड इवेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं करता, क्योंकि उसने जो है ना एस्पायरेंट्स के जो है ना वो स्किल्स देखने होते हैं, क्रिटिकल स्किल्स देखने होते हैं। मुसलमान बरे सगीर में आए 712 के अंदर, ये वो फैक्ट है जो कि आप लोगों ने सुना। जो एक्चुअल में मुसलमान बरे सगीर में आए ना, वो उससे पहले भी आए। वो एक्चुअली 3 फेसेस में आए। सबसे पहले ट्रेडर्स आए थे, फिर मोहम्मद बिन कासिम आए, इन्होंने जो है ना वो यहाँ पे रूल कायम किया। उसके बाद जो आए थे वो गजनी आए थे, महमूद गजनवी, जिन्होंने हमले किए थे। एक्चुअली उसके बाद फिर जब वो महमूद गजनवी वाला 1000 वाला प्रोसेस स्टार्ट हुआ, हम उसको देख लेंगे। आपने इस सारे लेक्चर के अंदर ये वाला टाइम फ्रेम जरूर जहन में रखना है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है कि मुसलमान हैं कौन। मुसलमान वो हैं कि जो जिनका आगाज हुआ 632 में, रसूल सल्लम 610 में रसूल सल्लम की बौसत से, और 632 में रसूल सल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए। 661 में वाक़या करबला होता है। उसके बाद आ जाते हैं उमैया, बनु उमैया। बनु उमैया जो है ना, वो पहला फितना भी कंसीडर होता है, ये भी शायद आपको पता ही है। बनु उमैया जो है ना, उन लोगों ने अपने मुसलमानों को ओवरथ्रो किया, पहले वाले मुसलमान खुलफाए राशिदीन को, और तख्ता लेके तख्ता नशीन हो गए 661 के अंदर। वो 715 तक रहे। अब तो बनु उमैया की उस खिलाफत का एक बंदा जिसका नाम मोहम्मद बिन कासिम है, वो 712 में सिंध के कोस्टल एरियाज में आता है। वो अपनी औरतों को बाजियाब कराने आता है, जो कि इस रस्ते से गुजर रही थी, और उन लोगों को यहाँ के नेटिव्स ने पकड़ लिया। छोटी स्टेट एस्टेब्लिश कर लेता है। इससे पहले मुसलमान यहाँ पे आए हुए थे, लेकिन ये बंदा इसीलिए कंसीडर होता है। दिस इज नॉट ही इज नॉट द फर्स्ट पर्सन। मोहम्मद बिन कासिम वाज नॉट द फर्स्ट पर्सन हु अराइव्ड इन सब कॉन्टिनेंट। ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु एस्टैब्लिश्ड अ गवर्नमेंट। अपने यहाँ पे थोड़ी करेक्शन कर ले, अक्सर बच्चे इसको कंफ्यूज कर देते हैं। इससे पहले भी मुसलमान यहाँ पे आए हुए थे। वो दे अराइव्ड हियर, दे सेटल्ड इन द कोस्टल एरियाज ऑफ साउथ इंडिया। और वो ट्रेडर्स थे, वो पीसफुल और बड़े इंसाफ पसंद लोग थे, जिन लोगों ने बहुत अच्छे और फ्रेंडली रिलेशंस बनाए हुए थे। यहाँ के लोगों ने उनको, यहाँ के जो लोकल्स थे उनको जो है ना वो वेलकम किया था। फिर वो लोग इंटीग्रेट हो गए थे आपस में इस लोकल कल्चर के अंदर। वो जो है ना वो ट्रेडिशंस मिक्स हो गई थी, लोकल लैंग्वेज उन लोगों ने सीख ली थी। वो यहाँ की लोकल खवातीन से शादियां वगैरह करते थे। तो ग्रेजुअली वो इंडियंस हो रहे थे। ये सब प्रोसेस चल रहा था। जब 661 के बाद, वाक़या करबला के बाद, जो जब पहले बनु उमैया वाला आई खिलाफत, तब जो फॉर्मल यहाँ पे गवर्नमेंट, जो यहाँ पे रूल एस्टेब्लिश किया, वो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में किया। 712, तो 712 में जब उन्होंने रूल कायम किया, दिस वाज द सेकंड फेज ऑफ हिज अराइवल। हुआ ये कि मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पे जस्ट रूल कायम किया। वो यहाँ पे आए, इंसाफ पसंद थे। वो यहाँ पे प्रॉब्लम बड़े सगीर की ये थी कि यहाँ पे कोई एक पावरफुल गवर्नमेंट नहीं थी। यहाँ पे क्लेन्स थे, सो कॉल्ड स्टेट्स थी, जो लोग छोटे छोटे इलाके और कबीलों पे राज कर रहे थे। क्योंकि ये पावरफुल और एक सिस्टमैटिक सिस्टमाइज मिलिट्री होती थी, तो यहाँ के जो लोकल लोग होते थे, वडेरे, या यहाँ के जो लोकल कबीलों के सरदार होते थे, वो लोग उनको डिफेंड नहीं कर पाते थे। सो वो लोग हार जाते थे। और इस लड़ाई में ये आए, इस्लामिक स्टेट कायम की, और वहां पे जो गैर मुस्लिम होते थे वो जिजिया दे के रहते थे। सेकंड कैटेगरी के सिटीजन वो कंसिडर होते थे। और जो बाकी लोग थे, मुसलमान होते थे, उनको इक्वल राइट्स थे, और उन लोगों को
काफी ज्यादा ये लोग फैसिलिटेट करते थे। ये मोहम्मद बिन कासिम 712 में यहाँ सिंध तक आए। उसके बाद परफंक्शनरी रूल होता जो है ना वो करते रहे। गजनवीज गजनवी 1001 में आए। गजनवी जो है ना वो 1001 पंजाब में आए। फिर गौरीज आए अलग अलग जगहों पे। 1175 से लेकर 1115 तक ये लोग रहे। 12वीं सेंचुरी में मुस्लिम एम्पायर जो है ना उन लोगों ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया था सब कॉन्टिनेंट के अंदर। सबसे ज्यादा इलाका औरंगजेब आलमगीर के दौर में, ये जो दौर था 1658 से लेकर 1707 तक, सबसे ज्यादा एरिया पे हुक्मरानी औरंगजेब आलमगीर ने की। शरिया लॉ, इस जब मुस्लिम रूल यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में था तो शरिया लॉ यहाँ पे इम्पोज था। लीगल सिस्टम जो है ना वो एज अ शरिया लॉ यहाँ का जो लीगल सिस्टम हुआ करता था। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम आए 712 में। वो उन्होंने अपनी स्टेट एस्टेब्लिश की। फिर जी उसके बाद गजनवीज आए 1976 से लेके 976 से लेके 1187 तक वो रहे। फिर गौरीज आए, ये 1175 से लेके 1215 तक रहे। फिर जो है ना सल्तनत ऑफ दिल्ली, दिल्ली की जो सल्तनत के खानदान गुलामा यहाँ पे स्लेव ऑफ ममलूक जिनको भी कहते हैं, 1206 से लेके 1290 तक रहे। फिर खिलजीज आए 1290 से लेके 1320 तक। फिर तगल्लुक आए 1320 से लेके 1414 तक। फिर सैयद आए 1414 से लेके 1451 तक। फिर जी लोदीज आए 1451 से लेके 1526 तक। और 1526 में बाबर ने पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम को शिकस्त दी और मुगल एम्पायर को जो है ना वो एस्टेब्लिश किया। मुगल एम्पायर के जो बड़े बड़े बादशाह थे उनमें बाबर, हुमायूं, शेर शाह, इस्लाम शाह, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर थे। ये कॉन्सिक्वेंटली ये जो लोग थे, ये 1757 की लड़ाई के अंदर, 1757 की जंग प्लासी के अंदर इन लोगों को शिकस्त हुई। उस जंग के नतीजे में मुसलमान हार गए और ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल किया बड़े सगीर पे। बात कर लेते हैं कि मुस्लिम जो रूल था, जो मुसलमानों की हुकूमतें थी बड़े सगीर के अंदर, उनको जवाल या डिक्लाइन कैसे आया। देखिए बहुत सी वजूहात तो अपनी जगह पे, एक जो सबसे मेजर वजह ये थी कि मोहम्मद बिन कासिम से लेकर बहादुर शाह जफर तक जितने भी मुस्लिम रूलर आए, सबका अपना अपना वर्जन ऑफ इस्लाम था। सबकी अलग अलग पॉलिसीज थी, सबकी अलग अलग अप्रोचेस थी अबाउट माइनॉरिटीज, अबाउट अदर रिलीजन्स, अबाउट एवरीवन, इवन उनके अपने बारे में भी। एक तो ये वजह थी। दूसरी वजह उनके जवाल की, मुसलमानों के बड़े सगीर के जवाल की वजह उनके इंटरनल स्पैट्स थे। कोई एक मुसलमान अगर हुकूमत कर रहा होता तो दूसरा हमला कर देता था, या फिर अगर ये तो एक्सटर्नल थे ना तो हमला कर देना, इंटरनली भी उसका कोई बहन भाई उसकी लेग पुलिंग कर रहा होता था, उसी के खिलाफ उसी के महल के अंदर साजिशें चल रही होती थी। तो जो इसका जो फॉर्मल डिक्लाइन स्टार्ट हुआ वो आलमगीर की जो डेथ हुई थी 1707 के अंदर, उसके साथ ही। जैसे ही आलमगीर की फौत हुई, आलमगीर एक बहुत औरंगजेब आलमगीर एक बहुत शानदार किस्म का बादशाह था। उसकी मजहबी पॉलिसियां कुछ ऐसी थी जिसकी वजह से जो पीक देखी ना बड़े सगीर के अंदर मुसलमानों के इक्तदार की, औरंगजेब आलमगीर के दौर में ही देखी, और इसके फौरन बाद ही जवाल शुरू हो गया। उसकी वजह ये थी उसका बेटा मुअज्जम जो है ना वो बादशाह बना। वो एक कमजोर किस्म का बादशाह था। मरहटों और सिखों ने उस टाइम जो है ना वो सर उठाना शुरू कर दिया। जो मेन रीजंस थी ना वो ये थी कि उसके 1707 में औरंगजेब आलमगीर तो फौत हो गया। जब मुअज्जम के बाद 1707 से लेके 1857 तक, एक ऑलमोस्ट 1.5 साल के अंदर अंदर 17 किंग जो है ना वो तब्दील हुए, और ये इट वाज अ बिग नंबर। इससे पहले 50-50 साल एक बादशाह हुक्मरानी करता था। ड्यूरिंग दिस, इस सब के दौरान नादिर शाह भी, एक वजह ये भी थी कि नादिर शाह ने भी मैसेकर किया था सब कॉन्टिनेंट के अंदर जब ये लोग यहाँ पे रूल कर रहे थे 1757 के बाद। और ये जब मैसेकर किया तो एकदम मैसेज को पता चला कि यार हमारा तो बादशाह ही ना है जो हमें प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकता, एक बाहर से बंदा आके हमें मार धाड़ कर रहा है हमारे साथ। फिर जो सबसे अहम जो यहाँ पे टॉपिक है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि बहुत पावरफुल बन चुकी थी, वो आई थी अगस्त 1608 में यहाँ पे एशिया के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर। तो वो ऑलरेडी बहुत पावरफुल थी। फिर उसकी कोलैबोरेशन होगी पावरफुल ट्रेडर्स के साथ और मनी लॉर्ड्स के साथ। यहाँ पे क्लेम्स हुआ करते थे, कबीले हुआ करते थे। सो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन लोगों के साथ कोलैबोरेशन की, उन लोगों के साथ कोलैबोरेट करके सिराजुद्दौला को जंगे प्लासी के मुकाम पे 1757 में हराया। सिराजुद्दौला को हराने में ईस्ट इंडिया कंपनी ने हर एक हथियार का इस्तेमाल किया
न सिर्फ गैर मुस्लिमों को इकट्ठा किया बल्कि सिराजुद्दौला के अपनों को भी खरीद लिया। जब 1757 की जंग आजादी में मुसलमान हार गए और उनका फॉर्मल डेथ हो गई मुस्लिम रूल की सब कॉन्टिनेंट के अंदर, तो उसके बाद जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत स्ट्रॉन्गर और ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गई। इसी दौरान शाह इस्माइल और सैयद अहमद बरेलवी वगैरह ना वो जिहाद करते रहे अगेंस्ट सिख्स जो कि मुसलमानों के खिलाफ खड़े हो गए थे, और इसी तरह हैदर अली और टीपू सुल्तान ने बरतानवी राज के खिलाफ जिहाद किया, लेकिन सब नासूद रहा। और 1757 के अंदर मुसलमानों से फॉर्मली जो है ना वो इक्तदार ले लिया गया, जो कि 1857 के अंदर अंदर ब्रिटिश राज में कन्वर्ट हो गया। उसका बेटा मौजम था, उसके बारे में बहुत ज्यादा जो है ना वो बातें हैं कि वो एक कॉम्पिटेंट किंग नहीं था। मजीद ये है कि वीक फाइनेंशियल पोजीशन, मुसलमानों की जो फाइनेंशियल पोजीशन थी ना वो वीक हो रही थी, क्योंकि इनके अंदर इंटरनल स्पैट्स आ रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो रही थी और मिसमैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमिक चीजें हो रही थी। सो दिस वाज वीक सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि अंदर इनके टूट फूट पड़ रही थी। दिस वाज वन ऑफ द मेन रीजन कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट थी ना वो बहुत ज्यादा वीक हो गई थी, और जो अलग अलग पार्ट से इंडिया के दक्कन, बंगाल, भारत, उड़ीसा ने आजादी की तहरीकें चलाना शुरू कर दी। मतलब सेंट्रल चूंकि गवर्नमेंट सेंट्रल जो कि कमजोर होना शुरू हो गया, तो मुल्क के अंदर बगावतें और आजादी की तहरीकें उठना शुरू हो गई। लैक ऑफ रिसोर्सेस, ये जो गवर्नमेंट थी ना इसका कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, ये जजिया वगैरह से ही चलते थे। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह और बड़ी कंपनी एस्टेब्लिश नहीं की थी जो मुस्लिम रूल थ्रू रहा है पाकिस्तान बड़े सगीर के अंदर। उस रूल के अंदर इन लोगों ने कुछ ऐसे मशीनरी और वो सब कुछ लगाया नहीं है। सो इन लोगों के पास रिसोर्सेज भी कोई ज्यादा अच्छे नहीं थे। बैकवर्ड इन एजुकेशन को तो इन लोगों ने प्रमोट ही नहीं किया था। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीजन कि दे वर बैकवर्ड इन एजुकेशन, और जिनसे इनका फंडा था, पंगा था, वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, एंड दे वर द फर्स्ट वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन, और फर्स्ट वर्ल्ड बल्कि वो लीडर थे एजुकेशन में उस टाइम। बहुत वहां पे यूरोप के अंदर रिनाइसेंस चल रहा था ईस्टर्न यूरोप के अंदर। लग्जरियस लाइफ, जो हमारे बादशाह थे ना ये बहुत लग्जरियस लाइफ स्पेंड करते थे। दिस वाज वन ऑफ द मेन रीजन। फिर लिबरल पॉलिसीज ऑफ अकबर इज आल्सो वन ऑफ द मेन रीजन। जब अकबर पावर में आया तो उसने क्या किया कि हिंदुओं और दूसरे मजाहब के लोगों को जो है ना वो इनकलकेट करना शुरू कर दिया इनटू पावर। उनको पावर देना, महारानियां जो थी, जो नौ रत्न थी, दे कुड डिसाइड एनीथिंग अबाउट एनीथिंग। सो क्या हुआ कि वो जो लोग थे उनको फिर पावर का मजा मिला, उनको तो पता चला कि भाई ये तो बहुत शानदार चीज है। अपार्ट फ्रॉम दैट दे बिकम मोर स्ट्रॉन्गर एंड दे स्टार्टेड फैसिलिटेटिंग टू देयर जो उनके नीचे लोग, दूसरे लोग, उन लोगों को फैसिलिटेट करना शुरू कर दिया। सो अकबर की जो पॉलिसीज थी, लिबरल पॉलिसीज, वाज द वर्स्ट रिगार्डिंग जो है ना डिक्लाइन ऑफ मुस्लिम रूल इन सब कॉन्टिनेंट। फिर हमारी मिलिट्री भी कोई इतनी ज्यादा मजबूत नहीं रह गई थी। जो हमारी मिलिट्री पिछले दौरों में अकबर और औरंगजेब आलमगीर के दौर में हुआ करती थी, यूनाइट नहीं थी, डिस्पर्स हो गई थी, क्योंकि इंटरनल पॉलिटिक्स और जो है ना सेंटर कमजोर हो गया था। फिर लैक ऑफ नेवल पावर, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके पास नेवल पावर थी, हमारे पास नहीं। तो फॉरेन इन्वेजन्स, जैसा कि बताया गया, नादिर शाह वगैरह और दूसरे लोग, दूसरे अफगान और ईरानी और तुर्क और मंगोल वगैरह आके मुसलमानों के साथ ज्यादतियां करते रहे। मुसलमान एक जगह पे, मुसलमानों का अगर इक्तदार है यहाँ पे, इतने इलाके में अगर मुसलमानों का रूल चल रहा है, तो अगर वहां पे आके कोई बाहर से बंदा हमला कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत कमजोर। अगर हुकूमत कमजोर है तो अवाम का इत्मीनान हुकूमत से उठ जाएगा और तहरीकें जो है ना वो उठेंगी बगावत की और आजादी की। फिर जी इंटरनल जो है ना इन लोगों के स्पैट्स से इंटरनली ये लोग कमजोर हो गए थे। दिस वाज वन ऑफ द रीजन ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुस्लिम रूल इन सब कॉन्टिनेंट। फिर जी लॉस ऑफ स्पिरिट इन ऑफ जिहाद का अंसर मुसलमानों से खत्म होता जा रहा था, क्योंकि जो ऊपर वाले मुसलमान थे वो याशी में थे, जो नीचे वाले थे वो गुर्बत में थे। सो उनका मेन मसला ही, कंसर्न ही चेंज हो गया था। सो ऑल ऑफ दीज वर द रीजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुस्लिम रूल इन सब कॉन्टिनेंट। आई होप कि आपका कुछ भला होगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।